हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग घटना चक्र से भारत बीपीएससी घटना चक्र से भारतीय राज व्यवस्था को देखेंगे। इसके पहले आरडब्ल्यूए बुक से हम इतिहास भूगोल राज व्यवस्था को कर चुके हैं, उसको देख डालिए। बना दिए हैं प्ले लिस्ट। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को तेज़ करके स्पीड बढ़ा के पूरा सुनिए, पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बीपीएससी के लिए इतिहास राज व्यवस्था पाठ से संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में शामिल हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात का, खा, गा आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ हैं थी। संशोधनों के बाद कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नए अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। भारतीय संविधान में ऑप्शन देखते हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल हैं, यानी अनुच्छेद हैं। संशोधनों के बाद 400 से अधिक। ये मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। मिलान करें तो संघीय सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय हैं, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। संघीय सूची में 97 विषय, वर्तमान में 98 विषय गणना के अनुसार। इसमें का खा दिया जो उसके अनुसार 98। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियाँ, वर्तमान में गणना के अनुसार 59 हैं। समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं, वर्तमान में गणना के अनुसार 52 हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसमें इसका विस्तार 98 दिया है, नहीं तो ज़्यादातर 100 मिलता है। निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो क्रम सबसे पहले सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। ये हमारे प्रस्तावना से लिया गया है। संविधान प्रस्तावना किस सीक्वेंस में है उसी के सीक्वेंस में सजाना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। चलिए इसमें 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, अखंडता, एकता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। इसका विस्तार देखते हैं। नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती, यानी संशोधन नहीं होता संविधान में। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसमें है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो गैर नागरिकों को सीमित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और अल्पसंख्यकों के अधिकार
या नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। इसका विस्तार देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है या गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। किसके तहत? तो 19(1)(a) के तहत, 19(1)(a) के तहत। देखते हैं विस्तार इसका। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो यह 1 अप्रैल 2010 से जोड़ा गया था 2009 में, लेकिन लागू 1 अप्रैल 2010 से हुआ। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है। कौन सा एक अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार, मकान का अधिकार। इसमें पूछा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन मौलिक अधिकार है? तो इसमें सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों है, लेकिन सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से शिक्षा का अधिकार 21(1)(a) में है, 21(1)(a) में है। इसके विस्तार देखते हैं। वैसे अधिकार सूचना का भी अधिकार मौलिक अधिकार के ही अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता UCC अनुच्छेद 44 में है, अनुच्छेद 44 में ये है। तो यह बी ऑप्शन सही है। इसके विस्तार देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39(घ) में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350(क) में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्वों जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4(क) में अनुच्छेद 51(क) के तहत जोड़ा गया। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो यह सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में इनका उल्लेख है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। या कर्तव्य के बारे में, अधिकार के बारे में दिया गया है 53(1) में। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर भी उसी
न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत है। अगले प्रश्न चलते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो यह 12वें क्रम की राष्ट्रपति थी। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति के अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था। 25 जुलाई 2017 से देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इस समय 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 15वें राष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं 2022 से। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अपनी सहमति देने के बाद अधिनियम बन जाता है। संविधान के अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति देता है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा था? तो 12वां क्रमांक था। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार 12वां क्रम था, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में वह क्रमांक 13वां था। 11 अगस्त 2017 में वेंकैया नायडू देश के 13वें राष्ट्रपति थे, 13वें उपराष्ट्रपति थे। इस समय 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल रखता है। इसके विस्तार देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत के महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वह किसी भी सदनों की किसी बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। यह अनुच्छेद 88 में दिया गया है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अनुच्छेद 76(4) में दिया गया है। महान्यायवादी का कार्यकाल के बारे में दिया गया अनुच्छेद 76(4) में यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। अगले प्रश्न चलते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो महान न्यायवादी ले सकता है। इसके विस्तार देख ही लिए हैं। अगले चलते हैं। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो 2 माह के लिए अनुपस्थित रहता है। विस्तार देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिनों की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन की सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगन समय नहीं जोड़ा जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। राज्यसभा में होते हैं तो राज्यसभा में 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अधिकतम 250 हो सकते हैं, लेकिन इस समय 245 हैं। डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पता दिया हुआ वर्तमान नहीं, वही सी सही है। 250, 248 जनप्रतिनिधियों द्वारा और 12 राष्ट्रपति द्वारा।
संविधान के अनुच्छेद 81 का ख में कहा गया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 238 अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल तो समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा अस्थायी सदन है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) तथा अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। 27वां प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये सही है। पूछा कौन सही नहीं है? धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है, यानी यही सही है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन विधेयक संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो लोकसभा में, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। लेखानुदान बना है। लेखानुदान बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है बजट लेखानुदान। इसके विस्तार देखते हैं। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 का के तहत लोकसभा लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे अनुदान कहते हैं। लेखा अनुदान। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा स्पीकर को लोक लेखा समिति प्रस्तुत करती है। आपको कमेंट में बताना है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। आप लोग कमेंट में क्या बताएंगे? इसमें दिया, हम बता दिए खुद ही कि 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है या उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिपरीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा के सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा 1967-68 से है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश के उच्चतम न्यायालय जिसमें अपील की जा सकती है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये गलत है। यही गलत यानी यही सही है। कौन सा सही नहीं पूछा है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक या कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है। इसके विस्तार देखते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। इसका विस्तार देखते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। 217(1) का के अनुच्छेद के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है। तो किसका मानस पुत्र है? APJ अब्दुल कलाम का। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्नाहाना देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर या पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार न्यायालयों की कल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने की थी। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। अगले इसके विस्तार देखते हैं। अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने की निकट है, जिससे युद्ध, अभाय, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित कर दिया गया। आंतरिक अशांति का हवाला ही देकर 1975 में आपातकाल लगाया गया था। अनुच्छेद 355, संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। अनुच्छेद 356 है, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन एवं संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, जो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। 356 के तहत। 360 है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किसके अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 360 के तहत। केंद्र और राज्य की व्यवस्थाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई। यह कब की गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। कौन सा अधिनियम था? 1988 का अधिनियम। नागरिकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। अगले प्रश्न चलते हैं। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं, इसमें 18 दिया है जो पुरानी है, लेकिन 92वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व 8वीं अनुसूची में 18 संख्या थी, अब 22 हो गए हैं। CDP और NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा प्रस्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो बलवंत राय मेहता समिति ने।
वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP और वर्ष 1953 में प्रारंभिक राष्ट्रीय विस्तार योजना NES के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी। 40वें चलते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो त्वरित निर्णय सही है, लचीलापन सही है, बड़े देशों के लिए आदर्श ये सही नहीं है। इसके विस्तार देखते हैं। केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, ना कि बड़े देशों के लिए। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, आज 40 क्वेश्चन तक ही इस वीडियो में रहने देते हैं। अगला वीडियो 41वें प्रश्न से आएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।